नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी का ये टॉपिक लैंड रिसोर्स, सरफेस वाटर रिसोर्स टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में, जहां पर इन तीनों रिसोर्सेज एक्चुअली में होती क्या है, लैंड में ऐसे क्या क्या खूबियां है, लैंड की रिसोर्सेज के बारे में हम लोग ओवरऑल डिस्कस करेंगे, है ना। डिस्कस करेंगे दैट किस किस फीचर आई मीन कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ है जिसमें हम लोगों ने लैंड रिसोर्सेज की इस्तेमाल की जाती है। तो ऑफकोर्स यार आप हम रहते कहाँ है, लैंड के ऊपर ही भाई। मिनरल कहाँ से मिलता है, लैंड के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे बनाते हो, इंडस्ट्री कहाँ पर बनाते हो, एग्रीकल्चर कहाँ पर करते हो, लैंड के ऊपर ही, राइट। तो ऐसे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो हैं ही जो लैंड में करते हैं, बट बहुत सारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे ओवरऑल दुनिया में लैंड रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल कैसा है। जो देखो ओवरऑल तो हम लोग पता है ना दैट 70% जो है ये वाटर है और 30% जो है लैंड एरिया है, राइट। बट इस 70% वाटर 30% लैंड एरिया में भी कितने परसेंट ऑफ माउंटेन है, कितना परसेंट ऑफ डिफरेंट सेकेंड ऑर्डर लैंड फॉर्म्स है, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड ऑल, राइट। उसके बाद क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों हम लोग सरफेस वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, वो एक्चुअली में है क्या, है ना। उसके बाद उसकी क्या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली सरफेस वाटर क्या हुआ ना, जो क्या सरफेस से बहता है। अब देखो ऐसे दिखता तो है बहुत इजी है सरफेस वाटर, चलो भाई ये क्या होगा, ये तो नॉर्मल लिख लेंगे, ठीक है भैया। ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हो ना, थोड़ा इन डेप्थ में जाने की कोशिश करना, राइट। क्योंकि क्वेश्चंस भी जो है आप तो देख ही रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहा है। क्वेश्चंस तो किसी से छुपा नहीं हुआ है, राइट। बहुत ज़्यादा डायनामिसिटी रह रहा है, डायरेक्ट कभी भी क्वेश्चंस पूछते ही नहीं है ये लोग, है ना। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछेंगे जहां पर आपको इसके फोर्डर पॉइंट से आपको आंसर लिखना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप सिर्फ ये रट कर जा रहे हो इस टाइप से, तब तो काम आना नहीं है वाला। एनीवेज सरफेस वाटर रिसोर्सेज के बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे दैट ओवरऑल कितने टाइप ऑफ सरफेस वाटर रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें पेरिनियल, एफर्मल, मैन मेड होते हैं। तो ये सब एक्चुअली में है क्या, इनके यूटिलाइजेशन हम किस एक्टिविटीज के कारण करते हैं, के लिए करते हैं बेसिकली। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज क्या होता है, एक्विफायर्स क्या होता है, राइट। तो ये सब ग्राउंड वाटर टेबल क्या होता है ओवरऑल। अगर इंडिया का मैप देख लीजिएगा, कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जहां पर ग्राउंड वाटर टेबल ज्यादा है, कौन कौन से ऐसे रीजन है जहां पर रिस्पेक्टिवली कम है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, राइट। और ऑफ कोर्स इंडिया का मैप को तो बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे दैट ओवरऑल कौन कौन से ऐसे रीजन है हमारे देश के जहां पर जो वाटर स्ट्रेस सबसे ज्यादा है, राइट। तो ये सब भी चर्चा करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं लैंड रिसोर्सेज के साथ, राइट। मतलब लैंड, सरफेस और ग्राउंड वाटर वैसे तो टॉपिक है, बट पहले रिसोर्सेज के बारे में जान लेते हैं, राइट। दैट रिसोर्सेज क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसमें आएंगे लैंड रिसोर्स क्या होता है, सरफेस वाटर रिसोर्स क्या होता है, ग्राउंड वाटर रिसोर्स क्या होता है। क्लियर है, कोई शक यहां पर नहीं होना चाहिए। चलो देखो दोस्तों, रिसोर्सेज की अगर बात करें तो देखो कोई भी चीज जो आपके यूटिलाइजेशंस में आ रही है, जिससे आप कुछ काम करोगे, दैट इज रिसोर्स फॉर यू, यू नो दैट, राइट। कोई भी चीज, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, राइट। जैसे सोचो आपके घर में ये सारे बोतल्स पड़े हुए रहेंगे, राइट। पानी का बोतल, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, है ना। पानी के बोतल से किस लिए होता है, पानी पीने के लिए। बट अगर ये पड़े हुए हैं, अगर कोई यूटिलाइजेशन इसका नहीं हो रहा है, क्या वो रिसोर्स है आपके लिए? नहीं, यह बिल्कुल आपके लिए रिसोर्स नहीं है। बट वहीं पर आप सोचो एक ऐसा जगह, मरुस्थल चले गए जहां पर आपको कहीं कहीं दूर दूर तक पानी नहीं मिल रहा, अचानक से ये पड़ा हुआ बोतल आपको मिला और उसमें थोड़ा पानी भी बचा हुआ है। जी हाँ, उस समय लेकिन यह बोतल आपके लिए रिसोर्स है। इस बोतल में जो पानी है वो आपके लिए रिसोर्स है, भले ही आपको नहीं पता दैट कहाँ कितना दिन का वो फेंका हुआ है, बट आपको तो पूरे प्यास लगी है, आप प्यास के मारे मरे जा रहे हो। आपको तो कैसे भी अगर आपका गला भीग जाए तो वो तो आपके लिए अच्छा है ना जी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो है यह बोतल आपके लिए रिसोर्सेज है। मतलब हर एक चीज जो क्या इंसान के यूटिलिटी या फिर यूजफुलनेस के लिए आए, वो हमारे लिए रिसोर्सेज हो गया, राइट। जैसे अगेन, जैसे मिनरल रिसोर्सेज हम लोग बोलते हैं ना, जैसे ऑयल, ऑफ कोर्स हमारे काम के लिए आता है, तो ऑयल क्या हुआ, एक रिसोर्स हुआ ना जी हमारे लिए, है ना। मिट्टी, मिट्टी ऑफ कोर्स खेती के लिए मिट्टी काम आता है, तो मिट्टी भी तो हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्स हुआ। पानी भी तो हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्स हुआ। इतना हम लोग पानी से बहुत सारे काम करते हैं, राइट। पानी क्यों, जैसे ह्यूमन, हम और आप, जैसे मैं भी तो एक रिसोर्स हुआ ना यार आपके लिए, क्योंकि मेरे से आप यार लेसन्स आप गेन कर पा रहे हो, है ना, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन्ड वे में, है ना। तो ये मैं भी आपके लिए रिसोर्सेज हुआ, राइट। तो वैसे तो रिसोर्सेज को ऐसे टिपिकली डिवाइड किया गया इनटू टू टाइप्स। एक होता है नेचुरल रिसोर्स और एक होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, देखो दोस्तों, नेचुरल रिसोर्स की अगर बात करें
तो वो रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में जो क्या या तो मतलब नेचुरली आता है बट उसमें जान होता है, दैट इज वो उसको बायोटिक रिसोर्सेज हम लोग कहते हैं, राइट। और दूसरा आता है आपको एबायोटिक रिसोर्सेज, दैट इज ये वैसे रिसोर्सेज है जिसमें जान नहीं होता है, राइट। जैसे सॉइल, सॉइल इज एबायोटिक रिसोर्स, राइट, क्योंकि उसमें जान नहीं है। बट वहीं पर पेड़ पौधे है ना, कोई भी जानवर, ये बायोटिक रिसोर्सेज में आता है। तो देख रहे हो क्लासिफिकेशन, देख रहे हो बायोटिक रिसोर्स, एबायोटिक रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। अच्छा, बायोटिक रिसोर्सेज में और क्या क्या आता है, जैसे कि मैंने बोला नॉर्मल जिसमें जान है, पशु पक्षी सब कुछ, कीड़े मकोड़े सब कुछ आ जाता है, राइट। बट वहीं पर एबायोटिक रिसोर्सेज में जिसमें जान नहीं होता है, जैसे सनलाइट भी, दैट इज ऑल्सो रिसोर्स फॉर अस, राइट, हमें विटामिन डी मिलता है उससे, राइट। बट अगेन क्या हम उसको बायोटिक रिसोर्स में बोल सकते हैं? नहीं, बट वो नेचुरल रिसोर्सेज के कैटेगराइजेशन में ही आएगा और नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर भी ये बायोटिक रिसोर्सेज में आएगा। क्लियर है? वैसे ही ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मतलब वैसे रिसोर्स जो कि हमारे द्वारा बनाए जा सकते हैं। जैसे घर, आपका जो घर हुआ वो क्या भगवान ने थोड़ा ना टपकाया ऊपर से, नहीं, इंसान ने ही बनाया उसको, है ना। सो घर क्या हुआ? ह्यूमन मेड रिसोर्स हुआ, राइट। वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, जैसे कोई सोचो पुल है, राइट, और पुल से एक रीजन से, जैसे हावड़ा ब्रिज, एक रीजन से दूसरे रीजन जाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है, राइट। तो वो क्या हुआ? वो एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ही हुआ, इंसान ने ही उसको बनाया है, और उसके माध्यम से हम लोग एक रीजन से दूसरे रीजन को, गंगा को बेसिकली पार करते हैं, राइट। तो ये हमारे लिए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंडर आता है, राइट। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। लैंड रिसोर्सेज के बारे में सबसे पहले आ जाते हैं। तो वैसे रिसोर्सेज जो जैसे लैंड, नो डाउट हमें पता है दैट दीज आर द रिसोर्सेज जो क्या इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब अगर लैंड रिसोर्सेज की बात करें, दैट इज जमीन। जमीन का देखो फायदा बहुत ज्यादा है, फायदा अलग अलग एंगल से सोचने से अलग अलग है। जैसे अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर आप देख लीजिएगा तो देखो हम क्या क्या करते हैं लैंड के ऊपर। आप खेती बाड़ी कहाँ करते हो? लैंड के ऊपर ही ना। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों कहा गया है पता है? क्योंकि इससे तो पैसे मिल रहे हैं ना जी फार्मर्स को, है ना। नेक्स्ट इज मिनरल्स। जी हाँ दोस्तों, हमें मिनरल डायरेक्टली लैंड के भीतर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना। लैंड के भीतर रखा हुआ है और उसको एक्सट्रैक्ट करके उससे कुछ हम लोग बनाते हैं। जैसे लोहा, है ना, वो कहाँ से हम लोग ऑफ कोर्स एक्सट्रैक्शन ही करते हैं। कोयला क्या करते हैं? ऑफ कोर्स माइनिंग करके ही एक्सट्रैक्ट करते हैं अल्टीमेटली, जो कि हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काम आता है। जैसे कोयला से ऑफ कोर्स थर्मल पावर प्लांट में भेजा जाता है, उससे उसको हीट जनरेशन किया जाता है, राइट, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जाता है, और उसके माध्यम से अल्टीमेटली हमें चीज़ें मिलती है, राइट। तो ये मिनरल क्या हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर ही आएगा, राइट। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अगर बात करें दोस्तों तो वो भी जो है हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर ही मानेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे मैंने बोला पुल, जैसे हावड़ा ब्रिज, एक रीजन से दूसरे रीजन जाने के लिए, राइट। अब इकोनॉमी तो चल रही है ना यार, कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी में तो प्रेजेंट तो दे रहा है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, है ना। सिर्फ पुल ही क्यों मानते हैं हम लोग? रोड मान लो ना, रोड इज अ वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट, राइट। तो ये भी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, क्योंकि इस जमीन के ऊपर ही, लैंड रिसोर्सेज के ऊपर ही हम लोग रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। यही नहीं, इंडस्ट्रीज भी जो कंस्ट्रक्ट के हवा में लटका के थोड़ा ना होता है जी, है ना, कहीं पर कंस्ट्रक्ट तो करते हो ना जी, है ना। तो और वहां से अगेन पैसे भी जनरेशन का सोर्स है इंडस्ट्रीज कोई भी, राइट। तो ये सब वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई जो कि लैंड रिसोर्सेज में की जाती है। बट सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही थोड़ा ना, लैंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी तो करते हैं ना। जैसे हम और आप जो घर बना के रह रहे हैं, ये क्या है? घर से थोड़ा ना इकोनॉमिक पैसा कुछ मिल रहा है, ये तो सिर्फ हम लोग रह रहे हैं घर में, राइट। यही नहीं, रिवर्स ले लो, लेक्स ले लो, ये सब क्या है? ये सब जो है ना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ही आएगा, राइट। जो क्या ऑफकोर्स लैंड के ऊपर ही है रिवर्स लेक्स, है ना, सरफेस वाटर रिवर्स जो बहती है, लेक्स जो होती है, पॉन्ड जो होती है। वैसे ही फॉरेस्ट भी तो अगेन जैसे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, राइट, उससे कुछ पैसे तो नहीं मिल रहे, बट उसको लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। दैट इज इनडायरेक्ट पैसे, इनडायरेक्ट भला जरूर हो रहा है देश दुनिया का, क्योंकि वहां से काफी ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होता है, राइट। तो ये सब क्या हुआ? मतलब लैंड रिसोर्सेज के ऊपर ही ये सब सेटअप है जो क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पैदा करती है। वैसे ही वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटाट का काम करती है लैंड, राइट। तो ये सब चीज जो है बेसिकली लैंड रिसोर्सेज के इकोनॉमिक फायदे और नॉन इकोनॉमिक फायदे में आता है। अब हम तो ये भी पता है दैट दुनिया भर में जो है लैंड इनफाइनाइट तो ऐसा सच नहीं है ना जी, है ना, फाइनाइट ही है, लिमिटेड ही है। सिर्फ 30% लैंड एरिया और 70% वाटर एरिया है,
राइट। ऊपर से जितना भी लैंड एरिया है उसमें भी अर्बनाइजेशन का मार पड़े जा रहा है, पड़े जा रहा है, पड़े जा रहा है। अर्बनाइजेशन ही क्यों, वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग, राइट। इसके कारण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्यूल प्रोडक्शन है ना, डिफरेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की जा रही है। और लैंड नो डाउट अगर आप देख लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही की इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्या बताइए तो, वो जो है ना वाटर को फिल्टर करती है अंडरग्राउंड वाटर में पहुंचाने से पहले। आप गंदा पानी भले ही लैंड के ऊपर फेंक दो, बट वो जो लीच डाउन होकर जो नीचे जाती है ना पानी, वो जब वाटर टेबल में जाके मिलती है तब लेकिन वो पानी शुद्ध जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, बीच में जो ये लैंड हुआ ना उसने इसको फिल्टर आउट किया, तो हुआ ना जी इकोनॉमिक इकोसिस्टम सर्विसेज। यहीं पर अगर आप सोचो केंट आरओ का फिल्टर लगा देते जमीन में, तब कितना पैसा लगता आपको, ठीक है, वो लग रहा है नहीं ना, है ना। तो नो डाउट ये तो बात है, बट एक चीज मैं आपको यहाँ पे भी ध्यान खींचना चाहूंगा, जो क्या अगेन ऑप्शनल पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, और ऐसे ही पॉइंट्स काफी ज्यादा इंक्लूडेड किए गए हमारे कोर्सेज में। और ऐसे ही अगर कोर्सेज आकर सोचे आप पूरा कोर्स को अटेंड करना चाहते हो, तो नीचे गए दो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक भी दिया हुआ है, जहां पर आप स्मार्ट क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट क्लासेस का सब्सक्रिप्शन भी आप अटेंड कर सकते हो, कुछ नहीं आपको करना पड़ेगा, सिर्फ स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है, राइट। तो अगर आप उसको एक्सेस कीजिएगा तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, जैसे सोचो लैंड रिसोर्सेज श्रिंक हो रही है, कैसे हो रही है भैया, उन टाइप के चीजों को प्रॉपर तरीके से आपको डिस्क्राइब किया गया है, जो क्या ग्लोबल प्रॉब्लम है। वैसे मैं यहां पर भी इसको बता दे रहा हूं आपको, बट अगेन जैसे कि अगर आप डिस्क्राइबली एडवांस कोर्सेज अटेंड करना चाहते हैं, तब दोस्तों आप जरूर से क्लासेस को सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, राइट। अच्छा, श्रिंकिंग रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो देखो, जैसे आप सोच लो कोई एक लैंड है, राइट, है ना, यहाँ पे खेतीबाड़ी की जा रही है, इधर ये प्लॉट जो है खेतीबाड़ी वाला प्लॉट है ना, और यहाँ से नहरें बह रही हैं, ठीक है। अब सोचो यहाँ से तो नहरें जो बह रही हैं, बाई चांस सोचो रेन रेन जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सोचो यहाँ पे पानी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो वो क्या करेगी, इस बैंक को भी कभी कभी काट देती है, राइट। अब ध्यान देखना, ऐसे जो रिवर चैनल्स होते हैं हमारे देश में या फिर दुनिया में, बहुत सारे रिवर चैनल्स हैं, मतलब डेली के बेसिस पे जो है ना ये रिवर चैनल्स बहुत सारे लैंड्स को काट रही है, इधर इस बैंक को भी काट रही है, इस बैंक को, ये पता है ना, ये मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं, इसका अगर साइड व्यू क्रॉस सेक्शनल व्यू होगा कुछ ऐसे होगा, मतलब अगर रिवर इधर से बह रही है तो इस वाले पोर्शन को धीरे धीरे ये खा रही है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो लैंड है ना ये अचानक से गिर जाता है इस नहर के ऊपर, ठीक है। तो लैंड का प्रोपोर्शन तो धीरे धीरे घट रहा है ना जी, उसी को तो बोला गया है यहां पर श्रिंकिंग रिसोर्सेज, समझ रहे हो बात। इनफैक्ट चलो देख लेते हैं और भी अच्छे तरीके से देखते हैं। अगर ओवरऑल अगर आप देख लीजिएगा दुनिया में, जैसे कि मैंने बोला 30% लैंड एरिया और 70% वाटर एरिया, और इंडिया की अगर बात करें, इंडिया जो क्या एक 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, इसमें ओवरऑल जितने भी सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म देख लीजिएगा, सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म, फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म, ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया है। फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या होता है, कॉन्टिनेंट और ओशियंस, राइट, मतलब कॉन्टिनेंट ही बेसिकली में आता है, राइट। अब कॉन्टिनेंट के ऊपर सुपर इम्पोज, मतलब ऊपर कौन सा लैंडफॉर्म होता है, माउंटेन, है ना, या तो प्लेट्यू या तो फिर लैंड, राइट, वो सब हो गए सेकेंड ऑर्डर में, है ना। अब माउंटेन के ऊपर भी सुपर इम्पोज क्या क्या फीचर होता है बताओ तो। माउंटेन के ऊपर हो गया गॉर्जेस, आपका कैनियंस हो गया, राइट। लैंड के ऊपर जैसे प्लेन्स के ऊपर हो गया आपका जाके फ्लड प्लेन्स, राइट। तो वो सब थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म में आ जाता है, राइट। इंडिया में अगर सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म का क्लासिफिकेशन देखोगे तो अराउंड 30% माउंटेन्स है, जिसमें हिमालयाज का तो आता ही है, बट साथ ही साथ वेस्टर्न घाट, अरावलीज, नीचे में विंध्याज रेंज, ये सब भी जो सेंट्रल इंडिया में वो सब भी आते हैं, राइट। वैसे ही जो प्लेट्यू रीजन है दोस्तों ये 27% है, और बाकी प्लेन रीजन जो है ना ये 43% रीजन है राव, ये लेकिन लैंड रिसोर्सेज के अंडर ही आता है ना, इसीलिए तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। माउंटेन की अगर बात करें जो कि 30% है, ये ऐसे रीजन है जहां पर रिवर्स ऑरिजिनेट होती है, मतलब हम लोग जो है ना नेक्स्ट में जो पढ़ेंगे ना, दैट इज सरफेस वाटर या फिर सब सरफेस का वाटर, तो वो वाटर कहाँ से आता है, यही माउंटेन से ही ज्यादातर आता है, राइट। वहां पे बहुत सारे वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट भी हमें देखने को मिलता है, और एल्टीट्यूड वाइज जैसे ऊपर जाते ही रहेगा माउंटेन में ऊपर, वैसे ही फॉरेस्ट टाइप भी चेंज होता रहता है। नीचे अगर ट्रॉपिकल टाइप फॉरेस्ट है, ऊपर टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट है, ऊपर अल्पाइन टाइप फॉरेस्ट है, राइट। तो देखो जैसे एल्टीट्यूड में ऊपर जाते रहोगे वैसे चेंज होता रहता है, मतलब ओवरऑल हम बोल सकते हैं दैट फॉरेस्ट मतलब एक कोई भी माउंटेन जो है वो वैरायटी ऑफ बेसिकली हैबिटेशंस प्रोवाइड करवाता है। यही नहीं,
जैसे इंडिया में अगर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको हिमालयाज मिलेगा। हिमालयाज माउंटेन काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कोल्ड साइबेरियन विंड जो आती है ना ठंडी के समय, उसको ये हिमालयाज एज अ बैरियर रोकती है, राइट। यही नहीं, हिमालयाज होने के कारण ही इस बेल्ट पे जो है ना आपका फुट हिल्स में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, तराई वाले रीजन में, राइट। ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, और हिमालयाज आपको पता ही है टूरिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ऐसे ही डिस्क्राइबली सब कुछ बताया गया हमारे स्मार्ट क्लासेस में। इसलिए दोस्तों अगर ज्वाइन करना है तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है, जाइए। आपको पूरा, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो और एक अटेम्प्ट से ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहते हो, राइट, तो मेक श्योर टू गेट अ प्रॉपर गाइडेंस, जो कि हम लोग स्मार्ट रैंकर्स ऐप के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पर आपको मनचाहा कोर्स अवेलेबल है, राइट। यही नहीं, अगर हम लोग प्लेट्यू की अगर बात करें, ये भी तो एक सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर है। ये प्लेट्यू भी तो सुपर इम्पोज है आपका जाके ओवरऑल लैंड के ऊपर ही है ना, प्लेट्यू लैंड के ऊपर ही ना। बट अब अगर इंडिया में देख लीजिएगा ना, ओवरऑल जितने भी प्लेट्यू रीजन्स है वो मिनरल का भरमार लगा हुआ है, बहुत सारे जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, और मिनरल्स के कारण वो रीजन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का भी एक बहुत ही नायाब रीजन्स है, क्योंकि वो जो प्लेट्यू रीजन्स होता है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है। क्यों होती है भैया? क्योंकि वहाँ पे वो सब अवेलेबल है, वो सब फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल रही है। वैसे ही अगर प्लेन रीजन देख लो तो प्लेन रीजन क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। क्रॉप्स ही क्यों भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, सेटलमेंट देख लो, सबसे ज़्यादा प्लेन रीजन में होता है। इनफैक्ट अगर आप ये वाला रीजन देख लोगे, ओवरऑल इंडो गंगा प्लेन, तो ये वाला रीजन में सबसे ज़्यादा अराउंड 40% से भी ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन जो है इस रीजन में ही रहती है। आपको इसका मतलब क्या हुआ, दैट प्लेन नो डाउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लेन से जो है डायरेक्टली ग्राउंड वाटर, जो भी वाटर इसके ऊपर स्प्लैश मतलब गिरता है, वो डायरेक्ट फिल्टर हो जाता है इनटू ग्राउंड वाटर थ्रू दीज प्लेन रीजन्स। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर ये हो गया आपका माउंटेन, ये हो गया आपका प्लेट्यू, ये हो गया आपका प्लेन, राइट। देखो प्लेन के ऊपर अगर बारिश होगी तो ये जल्दी सीप इन, इजीली सीप इन करके ग्राउंड वाटर से मिलेगा क्या? ये बताइए तो। देखो इसको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, इसको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा इजीली मिलता है, राइट। तो और क्योंकि प्लेन रीजन्स भी वैसे ही रीजन्स में ज़्यादातर जहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन है जहाँ से हमारे जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो भी आते हैं हमारे धरती के नीचे, वो दिस इज वन ऑफ द बेसिक मेजर सोर्स रीजन ऑफ इट, राइट। नाउ सवाल ये भी होता है दैट ठीक है हम लोग लैंड रिसोर्सेज तो पढ़ रहे हैं, क्यों, क्या इसकी क्रिटिकलनेस क्या है? तो देखो सिर्फ 30% ऑफ अर्थ लैंड मास में जो है लैंड रिसोर्सेज ओवरऑल, एंड फर्दर लेस देन 50% ऑफ एरेबल लैंड। मतलब सिर्फ 30% ऑफ द अर्थ जो है ना वहां पे लैंड मास है। ये तो हम लोगों ने देखा ही 70% जो है वाटर रिसोर्स है, बट इस 30% में भी जो है 50% से भी तो कम लैंड ऐसे है जो कि एरेबल है, सिर्फ 50%। और आप खुद देखिए जब ओवरऑल दुनिया भर में जो पॉपुलेशन कितना तेज तरीके से बढ़ रहा है, राइट। मतलब क्या हम बोल सकते हैं दैट लैंड बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है बायोडाइवर्सिटी के लिए ही नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज के लिए भी। जी हाँ, बायोडाइवर्सिटी यार बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट है, यही सब तो हम लोगों ने पहले स्लाइड में पढ़ा। ये सब आपको कुछ पूछने का बात है ना? यही नहीं, इम्प्रॉपर अगर आप मेंटेन करोगे, अगर आप प्रॉपरली लैंड रिसोर्सेज को मेंटेन नहीं करोगे तो बहुत समय डेजर्टिफिकेशन भी हो सकता है। वहां पर जो है ना फ्यूचर में उपजाऊ चीज कुछ अब उपजाए ही नहीं सकते, राइट। यही नहीं, लैंड एक बहुत मेजर फैक्टर है अभी के दिनों में वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। यहाँ पर आप जो है हर्टलैंड रिमलैंड थ्योरी के भी कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं। आप बता सकते हैं दैट कैसे स्पाइकमैन के रिमलैंड थ्योरी में रिमलैंड को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण रीजन दिया हुआ है, और रिमलैंड के ऊपर ही आज के दिनों में इतना ज्यादा लड़ाई हो रहा है। आप खुद देखो, साउथ चाइना सी ले लो, क्या है ना लड़ाई। इंडियन ओशन रीजन देख लो, वैसे तो ये पीसफुल रीजन है, बट धीरे धीरे देखने को मिल रहा है दैट ये जो चाइना है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हुड़दंग मचा रही है, जो क्या अगेन इंडिया तो काफी ज्यादा पूरा काउंटर बैलेंस कर रही है, नो डाउट। बट अगेन थोड़ा कुछ तो दिख तो रहा है ना जी। ये भले ही अभी पीसफुल रीजन है, बट स्टिल आने वाले समय में ये भी रीजन एक बहुत डिस्टेबल हो सकता है। वैसे ही आप रिमलैंड रीजन में, आप यहाँ पे अरब रीजन, मिडल ईस्ट वाले बात आराम से कर सकते हो, राइट। वो रीजन डिस्टेबल क्यों है लैंड के लिए? आप इसराइल देख लो और वेस्ट बैंक देख लो, क्या झगड़ा हो रहा है लैंड के लिए, तो सब जगह झगड़ा हो रहा है भाई,
है ना। तो लैंड इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हुआ ना। और देखो कैसे मैंने इसको हर्टलैंड रिवरलैंड थ्योरी से इंक्लूड किया, इसीलिए बताता हूं। अगर प्रॉपर गाइडेंस चाहिए दोस्तों, देखो सीरियस रहो, ठीक है, सीरियसली लो। और ये तो देखो ऐसे लेसन बनाया गया जिससे क्या एटलीस्ट जो रिवीजन करना चाहते हैं, जो वैसे लोगों ने जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, उनके लिए एक ग्लिम्स मिल जाए, राइट। बट मेक श्योर दैट अगर फुल एनालिसिस, अगर फुल कोर्स आप अटेंड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां पर आप जा सकते हो, राइट। यही नहीं, इट सपोर्ट लाइफ कंटिन्यूइंग एक्टिविटीज एज वेल। लाइफ कंटिन्यू एक्टिविटीज क्या है? रहना। हम ह्यूमन सेटलमेंट वही तो कर रहे हैं, है ना। जानवर, वाइल्ड लाइफ कहाँ पर रहती है? यहीं पर तो रह, मतलब लैंड के ऊपर ही तो रह रही है भैया, है ना। माइक्रोब्स देखो लैंड के ऊपर ही तो रह रहे हैं, चींटियां लैंड के ऊपर ही तो रह रही हैं। इनफैक्ट पेड़ पौधे जो क्या जिनको हम लोग लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं, अगर पेड़ पौधे नहीं रहे तो शायद हमारा भी जीना मुश्किल हो जाएगा। वो भी कहाँ पर है? वो भी तो लैंड के ऊपर ही है मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए लैंड को बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रिसोर्सेज बोला गया, राइट। तो इसी के साथ जो है ये पार्ट मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ, राइट। वैसे ही जो है फ्यूचर में हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स में हम लोगों ने सरफेस वाटर रिसोर्सेज प्रॉपर तरीके से डिस्कस करना है। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के वेरिड एस्पेक्ट, क्या क्या होता है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, किस किस रीजन में कैसा कैसा है, ओवरऑल हाई ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज यूजेजेस किस रीजन ऑफ इंडिया में किया जाता है, मॉडरेट लेवल किस रीजन में किया जाता है ना, उसका लोएस्ट लेवल या फिर स्मॉल यूजेजेस किस लेवल में किया जाता है। देखो ऐसा बहुत ज्यादा इनर घुस घुस के हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, देखो जैसे क्वेश्चंस की डायनामिसिटी देखो, है ना। मेंस में क्वेश्चन की डायनामिसिटी के हिसाब से अगर आप घुस घुस के ये सब कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ोगे ना, तो क्या होगा ना, आपको रिलेट करने में काफी ज्यादा मुश्किल होगी। मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना, दैट पॉइंट्स को मिलाना है, पॉइंट्स को जब भी आंसर्स को बनाना है तो डॉट्स को मिलाना है, तो उन डॉट्स को मिलाना आपको लिए मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हो। इसीलिए बेसिकली आपके भलाई के लिए ही बेसिकली हम लोग आपको ये गाइड कर रहे हैं, राइट। तो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।